हेलो देयर, वेलकम बैक। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आज ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन आज आपको कॉस्ट शीट के थोड़ा बियॉन्ड ले जाएंगे। और आज आपको मैं ये रियलाइज कराना चाहूंगा कि जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, इनका रहस्य क्या है, कैसे इनकी फिगर्स आती है, वो सब हमें समझना है। अब जैसे अगर आप पिछली क्लास में जाएंगे तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक तरह से आप बोल सकते हैं हमने कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी। अब उसमें बहुत टॉन्ट्रम्स थे, एल्जेब्रा का यूज था, फलाना डिमकाना थी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। हमने पिज्जा थ्योरी सीखा था, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सीखा था, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत करके। तो उन्हीं सब चीजों को एक्सप्लोर करते हुए हम फर्दर यहाँ पे आज आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज उन रेशियोज की तरफ नहीं जाएंगे, वी हैव ऑलरेडी बिल्ड दो स्किल्स। आगे चैप्टर्स में जब जरूरत आएगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशनशिप की, हम वापस डिफाइन करेंगे उसको। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर के एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे आती है, अब वो प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं। मतलब कल को आप आगे जाकर के कोई फैक्ट्री शैक्ट्री लगाओ तो आपको पता तो होना चाहिए कि कॉस्ट शीट बन रही है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस आ रहा है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है, तो ये फिगर्स आ कहां से रहे हैं। वी शुड बी गेटिंग टू नो दैट ना। तो उन्हीं सब चीजों के ऊपर में हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग द कॉस्ट शीट का हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट, ताकि हम उसमें एक एक एलिमेंट के ऊपर में बात कर सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आ जाइए प्लीज, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें लिखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास 3। ये बेसिक्स हो रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप इसे बेसिक्स लिखें या फिर क्लास 3 लिखें, इट इज अप टू यू। हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, बेसिक्स में ये क्लास नंबर 3 है। एंड हम आज के कॉन्सेप्ट्स जो सीखने वाले हैं उसका नाम देते हैं कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स बिहाइंड द कॉस्ट शीट। एलिमेंट्स बिहाइंड द कॉस्ट शीट। एलिमेंट्स बिहाइंड द कॉस्ट शीट, हम कैसे कॉस्ट शीट के सारे एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कैसे उसको इंक्लूड करते हैं इन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, वो कैसे होता है, उसका पूरा मैजिक हमको समझना है। ठीक है, तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स को अभी फिलहाल कवर करने वाले हैं, प्लीज एक बार बीच में हेडिंग दीजिए एलिमेंट्स। बीच में हेडिंग दीजिए एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के नाम पे हम कवर करने वाले हैं पहला डायरेक्ट मटेरियल। हम पहली चीज जो कवर करने वाले हैं वो है डायरेक्ट मटेरियल। दूसरी चीज जो हम कवर करने वाले हैं वो है डायरेक्ट लेबर। आप इसे वेजेस भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस। और बाद बाकी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट्स जितने भी हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं ओवरहेड्स, हम उनके बारे में भी जानेंगे। हम आज समझना चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे डिराइव होती हैं। अब जैसे कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो लिखा हो रहता है डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू सपोजिटली 20,000 रुपीज। तो वो आया कैसे, हाउ डिड वी गेट टू नो दैट, तो हम उसकी वैल्यू कैसे आई उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना चाहेंगे। क्लियर क्या? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल का पूरा नाम आप लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल का पूरा नाम आप लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब हर चीज को आप कैसे अपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड करते हो उसका एक मैकेनिज्म है, जिसमें डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो जैसे इनकर होते हैं हम वैसे का वैसे उसको कॉस्ट शीट में मंड देते हैं। मंड देते का मतलब क्या होता है, छाप देते हैं। इधर खर्चा लगा, एज इट इज खर्चा छाप दिया, उधर कोई टेंशन नहीं है। आपके जितने भी ध्यान रखिएगा डायरेक्ट खर्चे होते हैं उन सबको एज इट इज प्रोडक्ट पे आप चार्ज कर देते हैं। रुपए 100 लगे, 100 रुपए चार्ज हो गए, 200 रुपए लगे, 200 रुपए चार्ज हो गए। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। जितना इनकर हुआ यानी जितना पैसा लगा आपका उतना चार्ज जाएगा ऑन द कॉस्ट शीट। ओवरहेड्स के केस में ऐसा नहीं होता, इधर होता है एब्जॉर्प्शन। इसीलिए आपने ओवरहेड्स का जब चैप्टर का हेडिंग पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था दैट ओवरहेड्स इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि उसमें जो टेक्निक है वो टेक्निक सीधी नहीं है।
वो टेक्निक का एक अंदाज है, और वो अंदाज कैसे वर्क करता है, इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, इतना सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप सबके साथ में एसोसिएट हो जाएगा, आप सबके पास में रहेगा वो, तो आप भूलोगे नहीं उसको कभी भी। ठीक है, सो हम अपने एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, हम कॉस्ट शीट के अंदर की बात करते हैं, तो हम 3 खर्चों को याद कर रहे हैं। पहला खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल का, दूसरा खर्चा है डायरेक्ट वेजेस का, और तीसरा खर्चा है अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट का। बोलो बात समझ में आ रही, यानी कि ओवरहेड्स का। क्लियर? ठीक है, आओ जी, अपने यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं ऑब्वियसली एग्जांपल्स देते हुए कराऊंगा, तो आपको आज की क्लास के एंड के बाद ही, आज के सेशन के एंड के बाद डायरेक्ट मटेरियल के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। पहला चीज जो अपने को पता होना चाहिए वो है फॉर्मूला नंबर 1। तो इसमें मैं पॉइंट नंबर 1 आपको लिखा रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। आप ओपनिंग स्टॉक को बिगिनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा देखा देखा लग भी रहा होगा आपने, अगर अकाउंट्स में कभी भी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, वो ऐसा ही दिखता है। द फॉर्मूला इज व्हाट? द फॉर्मूला इज कि भैया ओपनिंग जो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल पड़ा होगा वो तुमने पक्का यूज किया होगा, फिर तुमने जो बाजार से खरीदा वो भी तुमने यूज में लाया होगा, और फिर जो बच गया जाहिर सी बात है वो यूज में नहीं लगा होगा, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। अब कई बच्चे ऑब्वियसली सीधा रिक्वायरमेंट आने वाला है, साहब हमको नहीं समझ में आया, सिंपल सिंपल समझाओ। तो एकदम सिंपल समझाता हूं। आपके घर पे दावत है, क्या है? दावत। अरे साहब पार्टी है आज, खाना बनाने के लिए महाराज को बुलाया गया है, यानी बावर्ची आया है और खाना बनेगा। बावर्ची ने बोला कि आप 2 किलो मैदा मंगा दीजिए। आपने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मम्मी लोग की आदत होती है, 2 किलो मैदे की बात तो ही है, पर मम्मी के पास में किचन में या स्टोर में, कहीं पे भी, आपका घर बहुत बड़ा है ना, तो एक स्टोर होता है अलग से, ठीक है। किचन में या स्टोर में आपके पास जस्ट खुला हुआ है एक पैकेट मैदे का। बाजार से 2 पैकेट मंगाए हैं आपने, एकदम मंगाए हैं, लेकिन बात ये हुई कि भैया आप काम जल्दी शुरू करवा दो, तो मम्मी ने बोला ठीक है बाजार से आ रहा है ना मैदा, आ जाएगा, एक काम कीजिए, ये मेरा थोड़ा सा पैकेट खुला हुआ है, इसको यूज करना शुरू कीजिए। तो वो जो मैदे का पैकेट है, क्या वो कंजम्पशन होगा? क्या उसकी पूड़ी बनेगी? क्या उसकी कचौरी बनेगी? क्या उसका जो भी बनेगा वही बनेगा ना, आइटम भटोरा बनेगा, और वो सब मिलकर के खाने वाले हैं। तो क्या वो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा? एकदम होगा साहब। सबसे पहले तो वही पैकेट खुला है, खुल गया और काम लग गया, यही समझो। इनफैक्ट मम्मी लोगों के इंस्ट्रक्शन भी ये होते हैं, जो खुला हुआ पहले उसको खोलिएगा, बचाने का चेष्टा कीजिएगा अगर पैकेट बच जाए तो मान लो जो पैकेट, मैं एक एग्जांपल जस्ट ऐसे ही दे रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक मान लो पहले से घर पे 900 ग्राम पड़ा था, यानी कि जो 1 किलो वाला पैकेट था थोड़ा सा यूज हुआ था, हमने वेट कर लिया मान लो उसका, और वो 900 ग्राम्स घर पे पड़ा है, पैकेट के ऊपर रबर डाला हुआ है, उसको खोला और डाल दिया। और मम्मी लोग का टिपिकल आदत है यार, तुम्हारे घर के भी यही हाल है और मेरे घर के भी यही हाल है, जो 2 पैकेट आएगा ना बाजार से, मंगाया महाराज ने 2 किलो, उसमें से एक ही पैकेट जाएगा महाराज के पास, वो एक पैकेट रख लिया जाएगा बगल में, बोला ये स्टोर में डाल दो, क्योंकि मम्मी लोग को अंदर से पता है इनको जितना देंगे ना महाराज को ये उतना लगा देगा। तो मम्मी लोगों ने क्या किया? मम्मी लोगों ने मंगाया तो 2000 ग्राम, यानी कि 2 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो मंगाया गया कितना? 2000 ग्राम्स मंगाया गया है, लेकिन आउट ऑफ दैट 1000 ग्राम्स हैव बीन केप्ट इन द स्टोर और इन द रसोई घर। आपके या तो भंडार घर में या फिर रसोई घर में पड़ा है 1 किलो का पैकेट, तो भाई वो कभी कंज्यूम हुआ ही नहीं। तो इसका बहुत सीधा हिसाब निकलेगा, महाराज ने कितना मैदा यूज किया? द आंसर इज 1.9 kg, यानी 1900 ग्राम, 1900 ग्राम्स। कैसा है? बहुत सिंपल है। पहले से 900 ग्राम का पैकेट था, 2 किलो खरीद के लेके आए होंगे आप, लेकिन क्या उसको पूरा आप यूज किए? नहीं, उसमें से कुछ आप बचा लिए, रख लिए।
तो जो आप बचा लिए रख लिए उसको माइनस कीजिए फ्रॉम द परचेज टोटल। तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बनता है, 900 ग्राम्स यूज्ड इंस्टेंटली, 2000 ग्राम्स ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, एंड देन आउट ऑफ दैट 1 kg यानी 1000 ग्राम वाज केप्ट इन द स्टोर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट रह गया। सो इस तरह से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। आप बोलेंगे सर ये हमको समझ में नहीं आई बात, आप थोड़ा और सिंपल समझाओ। ले यार और सिंपल ले लेते हैं। आपके फ्रीजर में 2 आइसक्रीम पड़ी थी, आपके पापा जब आ रहे थे ऑफिस से तो 10 आइसक्रीम 10 आइसक्रीम्स और ले आए। पहले कितनी थी? 2, फिर और कितनी ऐड हो गई? 10। तो अब आपके फ्रीजर में टोटल कितना हो गया? 12। शाम को सभी लोग बैठे थे, ही हो बातें हो रही थी। सो आइसक्रीम पे आइसक्रीम लगे जा रहा था, मतलब कोई एक आइसक्रीम खाया, बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा और एक खाऊंगा, तो इस तरह से और खाते गए, अंदाजा ही नहीं लगा। और रात को सब लोग आइसक्रीम खा खा के हंसते खेलते सो गए। अब आप आधी रात में उठे हो और आपको अभी भी आइसक्रीम खाने का ही मन कर रहा है, करता है भाई, सबका करता है, एकदम आधी रात को 2 बजे, और आपने उस समय फ्रीजर खोला और पाया कि फ्रीजर में एक ही आइसक्रीम बची है। कितनी बची है? 1। तो क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आइसक्रीम्स रात को जब सब लोग बैठे थे ना साथ में तो कंज्यूम हुई थी? याद करो सारा नंबर। 2 आइसक्रीम पहले से थी, सो देयर वर 2, ऐड कितना हुआ? 10 आइसक्रीम्स, टोटल कितना हुआ? 12। उसमें से कितनी आइसक्रीम अब बची है हमारे फ्रीजर में? खोलते देख रहे एक ही पड़ी है, तो भैया 2 + 10 - 1 यानी 11 ice creams were consumed when we were having the chit chat, when the family chit chat was happening. बोलो जी, क्या ये बात समझ में आ रही? Are you getting the point or not? Clear? Done? हाँ जी सर, एकदम डन। तो ये फॉर्मूला अब क्लियर हो गया काफी हद तक। हम इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और बेहतर समझेंगे धीरे धीरे। दूसरा, ठीक है, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। ब्रैकेट में लिखा रहा हूं सेलेक्टिव लिस्ट, यानी कि ये एक कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बस आपको बताता है क्या क्या आपको इंक्लूड करना है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। हिसाब सीधा है। तो हम यहां पे सबसे पहले इंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं। खर्चे में आप ऐड कीजिए कैरेज इनवर्ड, खर्चे में ऐड कीजिए कैरेज इनवर्ड, ऐड कीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस if input credit is not available. ड्यूटीज और टैक्सेस को तब ऐड कीजिए जब उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अब समझो, इस बात को भी बहुत इजीली समझा जा सकता है। हम बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, मैं सीधा समझा रहा हूं। मेरे को आज आकर के अगर एक आईफोन लेना होगा और वो आईफोन मान लो 1,18,000 रुपीज का है। कितने का है? 1,18,000 का है। तो भाई मैं आईफोन क्यों ले रहा हूं, मेरे को समझना पड़ेगा। मैं आईफोन ले रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ माय बिजनेस। मेरे को कोई फुटानी का जरूरत नहीं है भाई, मैं अभी भी आईफोन नहीं यूज कर रहा, लेकिन आईफोन लूंगा तो फॉर द पर्पस ऑफ माय ओन बिजनेस, क्योंकि हमारा काम कंटेंट का है, हम लोग को शूट करना है कंटेंट। सो आई नीड अ फोन जिससे मैं बहुत इजीली कोई वर्टिकल वीडियो बना लूं या कुछ भी कर लूं। सिंस दैट इज बीइंग ब्रॉट अप फॉर बिजनेस पर्पस, तो वो मेरा परचेज है एक तरह से। इट इज अ कैपिटल गुड, मैं मानता हूं, लेकिन परचेज तो है। क्या मुझे उसका इनपुट मिल जाएगा? द आंसर इज यस। इनपुट मुझे मिलेगा, आप जैसे को नहीं मिलेगा। आप हो स्टूडेंट, आपका जीएसटी नंबर ही नहीं है, और जिसका जीएसटी नंबर नहीं है उसको इनपुट कैसे मिलेगा? हम लोग हैं बिजनेस ओनर्स, और बिजनेस ओनर्स को जीएसटी का इनपुट मिलेगा। ऑब्वियसली वो लेजिटिमेट होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके किसी होटल में ठहरूं तो वहां का जीएसटी का जो इनपुट है उसको क्लेम कर लूं, गाड़ी ले लूं उसका जीएसटी इनपुट क्लेम कर लूं। आई कैन नॉट क्लेम ऑल द इनपुट्स, बट कुछ कुछ चीजों का मैं कर सकता हूं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है हमारी किताबें। जो किताबें प्रिंट होकर के आती हैं
तो हमारा जो प्रिंटिंग हाउस है वो भी जीएसटी लगा करके देता है, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट जीएसटी का खर्चा। काय को? क्योंकि वो एग्जैक्ट जीएसटी जितना हम पे कर रहे हैं उस बिल पे, वो हमको आगे जाकर के वापस मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा उसका। सरकार बोलेगी तूने भरा था, ले तेरा क्रेडिट, यानी पहले से भरा हुआ तो तुमको दोबारा नहीं भरना। सो इस तरह से क्या होता है ना, हम पैसे तो भरते हैं उस टैक्स के लिए, पर वो कभी हमारा खर्चा हुआ ही नहीं। सरकार बोलता है एडजस्ट हो जाएगा। अगर वैसी एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो वो जीएसटी भरा हुआ आपको खर्चा गिनना ही नहीं चाहिए। यानी जो आईफोन 1,18,000 का है दुनिया के लिए, मेरी नजर में वो 1 लाख का ही है। क्यों सर? क्योंकि वो 18,000 जो मैं एक्स्ट्रा जीएसटी भरा भी हूं वो मुझे मिल जाएगा। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मेरा खर्चा नहीं है, मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। इसलिए यहां क्या लिखा है मैंने कि आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस को तभी इंक्लूड करें व्हेन द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। व्हाट इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल? इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। ठीक है, मैं दो ही चीजें यहां डिस्कस करना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कि एकदम फराटे से बहुत सारे एग्जांपल्स ले लूं। ठीक है, एक्सक्लूजन्स में आएगा अपना ट्रेड डिस्काउंट। और आप गलती ना कर दें, इसके लिए ब्रैकेट में लिखवा भी दिया कि मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, कैश डिस्काउंट की नहीं। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको आप अपने खर्चों में से माइनस डेफिनेटली करेंगे। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज है। ट्रेड डिस्काउंट होता है कोई भी चीज के ऊपर में, जैसे मान लो टैग लगा हुआ है 4,000 रुपीज, लेकिन जैसे उसको स्कैन करता है पैंटालून्स या जहां पे भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो 2,000 ही कैलकुलेट करता है। अब उसके ऊपर अगर आप यूपीआई से पे कर दो या किसी और चीज से पे कर दो तो और फर्दर ऑफ होगा, वो अलग चीज है। पर कोई भी जाकर के अगर उस शर्ट को उठा करके देगा अगर अपने इस पे बिलिंग काउंटर पे, तो बिलिंग काउंटर पे वो 4,000 भले ही उसके ऊपर लिखा हो, वो छप के आता है 2,000 ही। तो ये काय का प्राइसिंग है? 4,000 तुम्हारा लिस्टेड प्राइस था। एक्चुअल प्राइस क्या कंसिडर होगा उसके बाद जो माइनस होकर के आएगा वही। अब ये चीज हम लोग की वेबसाइट्स पे भी आपको दिख जाएगा। आई एम श्योर जब आपने कोर्स परचेस किया होगा उस समय आपने देखा होगा, अरे इतना 10,000 रुपए का फीस है, हाँ ठीक है, लेकिन मिल रहा है मान लो 5,000 6,000 जो भी, तो ऐसा काट के लिखा हुआ रहता है। अरे हमारे वेबसाइट पे भी रहता है, हमको भी आती है थोड़ी बहुत मार्केटिंग। तो आप ना कभी ये नहीं सोचते हो कि ओ अच्छा गौरव सर का कोर्स 10,000 का है ना, आप ये सोचते हो गौरव सर का कोर्स 6,000 का है। यानी आपने मन ही मन में वो 4,000 की कोई वैल्यू नहीं गिनी, बोला हट ये वैल्यू कुछ नहीं है, फालतू, माइनस करो। सो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड एवरीवेयर, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं रहता है खर्चे में। एंड इसके अलावा कैश डिस्काउंट अगर आप ले ले, जैसे मान लो कोई प्लीड करके ले लिया, सर 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 थोड़ा ऑफ कर दो, सर थोड़ा ऑफ कर दो, या कुछ भी करके ले लिया, कोई कार्ड डिस्काउंट लगा लिया या कुछ भी कर लिया, तो वो आपका तिगड़मबाजी है। ठीक है, वो तिगड़मबाजी से अगर आपने कुछ ऑफ कराया है उसको हम अभी फिलहाल डिस्कशन में नहीं ले रहे, पर वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जाहिर सी बात है मैंने अगर उसको एक्सक्लूजन्स में मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब आप उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसके वजह से अपने खर्चे को कम नहीं करेंगे। ये ठीक वैसी बात है कि मैं 35,000 की मान लो कोई घड़ी लिया, मैंने बहुत मेहनत कर ली, पैर पकड़ लिया, अरे नहीं दूंगा मैं 35, नहीं दूंगा, मैंने 2,000 रुपए कम करा लिए रो धो करके, झगड़ झगड़ करके, दुकानदार को थोड़ा सा मक्खन लगा के, तो अब मुझे 33,000 में वो घड़ी मिल गई। मैं बाहर जाके थोड़ा ना बोलूंगा किसी को आई गॉट इट फॉर 33, ना ना भाई, वहां तो 35 बोलेंगे। पर अगर वो घड़ी मान लो थी, प्राइसिंग थी उसकी 50,000, और जैसे उसने स्कैन किया वो 35 हो गया फटाक से, 50 लिखा हुआ ही है सिर्फ, वो 35 ही गिन रहा है, तो फिर घड़ी 35 ही बोलूंगा भाई मैं। फिर मैं बाहर जाकर के किसी को ना ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई मेरी घड़ी जो है ना वो 50,000 की है, कि सबको मालूम भाई स्कैन करते हो 35 की हो गई। सो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिल जाता है, इसीलिए आप सब माइनस करेंगे। पर कैश डिस्काउंट आपने मेहनत से किया है तो इससे आप अपने खर्चे को माइनस नहीं करते हैं, नॉर्मल सा लॉजिक है। सो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड। returnable items, it could be anything। रिटर्नेबल आइटम्स आमतौर पे ये पैकेजिंग के जो आइटम्स होते हैं, अगर वो रिटर्नेबल होते हैं
तो उस खर्चे को भी हम माइनस कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल बिल्ड करेंगे। मैं आपके सामने एक रॉ मटेरियल परचेज का इनवॉइस रख रहा हूं। अब ये रियल जिंदगी में ना ऐसे ही आपके सामने आएगा, तो मैं एक प्रॉपर प्रो फॉर्मा के साथ में आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। रॉ मटेरियल इनवॉइस, ठीक है, अपने ऊपर ही ले लेते हैं ना। ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहां मान लो मैं सीधे रुपीज ही लिख देता हूं, ठीक है। तो मेरा इसमें सीरियल नंबर 1 हो गया, जिसमें मैंने ऐड किया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी मैट्स। मान लो मैंने अपने प्रिंटर को बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टडी मैट ना प्रिंट करके दो। कितनी देनी है? 500 पीसेस। और मान लो उसकी बेस रेट है 300 रुपीज। एक मैट कितने रुपए में बन रही है? 300 रुपीज में बन रही है। सो 500 इंटू 300, बिल बना 1,50,000 का। बिल बना 1,50,000 का। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो यही मेरा टोटल है। मैं एक ही किताब एक बार में ऑर्डर किया है, दैट इज मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 1,50,000 टोटल है मेरे किताबों का खर्चा। अब इसमें ऐड हो रहे हैं कैरेज इनवर्ड, बिल में ऐड होकर के आया है। अगले ने 2,000 रुपीज का मेरे ऊपर एक कैरेज का चार्ज लगा दिया। बेसिकली कैरेज का चार्ज क्या होता है कि किताब छप तो गई प्रिंटर के पास, लेकिन मेरे घर पे नहीं पहुंची या मेरे ऑफिस में नहीं पहुंची। तो मेरे ऑफिस में पहुंचने के लिए वो वहां पे लोड होंगी, यहां तक आएंगी, कैरेज का चार्ज मुझे बियर करना पड़ेगा, मान लो 2,000 रुपीज, ठीक है। इसमें ऐड हो रहा है पैकेजिंग आइटम्स, इसमें लिखा हुआ है रिटर्नेबल। पैकेजिंग आइटम्स हैं जो कि रिटर्नेबल हैं, उनका खर्चा 3,000 रुपया ऐड करके आया है, बिल में ऐड होके आया है, ध्यान रखना आप। इसमें ऐड हुआ है जीएसटी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इनपुट अवेलेबल। जीएसटी लगा है 1,50,000 की किताबों पे 18%। सो जीएसटी लगा 27,000 का। अब मुझे मालूम है जीएसटी ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा। अगर किताबें किसी और स्टेट से मंगा रहा हूं तो आईजीएसटी लिखा हुआ आएगा, करेक्ट, नहीं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। तो मैं उस बाइफर्केशन में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं जीएसटी, ठीक है। बाद बाकी जीएसटी क्या है क्या नहीं है वो आपको टैक्स क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने जीएसटी ऐड कर दिया 27,000 का। फिर मेरा बिल का टोटल आया टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू ये आ रहा है 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 27,000, ये आ गया 1,82,000। आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। और दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स, क्लास एग्जांपल्स मैं अभी के अभी बना रहा हूं आपके सामने। जाहिर सी बात है ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं बार बार करा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट यहां लिखाया नहीं, मैं कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड कुछ एग्जाम्पल बिल्ड कर रहा हूं आपके सामने जो आपके लिए चीजें आसान कर दे, ठीक है। आपको पहला कैलकुलेशन करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड।
दूसरा, इफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 48,000 and closing stock is equal to 60,000, calculate raw material consumed. सेकेंड वाले का अभी ट्राई मत कीजिए, पहले रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने की चेष्टा कीजिए. प्लीज डोंट ट्राई बी वाला पार्ट. अभी नहीं होगा यार, पहले परचेज निकाल लो, परचेज निकल जाएगा तो बड़े आसानी से हो जाएगा. तो अब सवाल को वापस रिव्यू कर लेते हैं. बहुत सिंपल था, सवाल दो पूछे गए हैं कि आप एक तो बताओ. अच्छा, रिटर्नेबल आइटम क्या है ये पूछा जा रहा है. तो भाई रिटर्नेबल आइटम ये होता है कि, अब एग्जाम्पल देता हूँ वापस. मुझे नहीं पता यार, इतने पुराने एग्जाम्पल्स आप रिलेट कर लोगे क्या. पर पहले क्या होता था, आज भी होगा मेरे ख्याल से ना. आप टॉप टियर सिटीज छोड़ दो, थोड़े से नीचे शहरों में जाओ, वहां होता होगा ऐसा. कांच की बोतल में ना कोल्ड ड्रिंक मिलती थी. आज भी मिलती है, मेरे यहाँ पे भी मिलती है, तो आपके यहाँ तो मिलती ही है. मैं मेट्रो सिटी में रहता हूं, तो प्रेज्यूमेबली मेरे यहाँ मिल रहा है, तो आपके यहाँ पे भी मिल रहा होगा. वो कांच की बोतल में जब कोल्ड ड्रिंक लेकर के घर आना होता है ना, तो मान लो वो कांच की बोतल बोतल है 10 रुपए की, तो वो दुकानदार बोलता है 15 रुपए दो. आप बोलते हो क्या बात ये है, तो बोलता है 5 रुपए डिपॉजिट लगेगा तुम्हारा, ये बोतल लौटाने पे वापस मिल जाएगा. तो आप जब वो कोल्ड ड्रिंक घर पे लेकर के आते हैं, तो क्या आप ये नियति के साथ आते हैं, ये सोच के आते हैं कि भाई मेरा तो 15 रुपए लग गया. नहीं, एक आदमी नहीं सोचता. कोल्ड ड्रिंक जब घर लेकर के आते हैं तो 10 ही रुपए सोचते हैं कि यार 10 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक आया. जबकि पैसे खर्च कितने किए, 15. क्या वो हमारे बिल में एडेड है, एकदम एडेड है. पर अगर हम वो बॉटल लौटा दे, तो क्या हमको 5 रुपए वापस मिल जाएंगे, एकदम मिल जाएंगे. जब मिल ही जाएंगे तो खर्चा काएगा. यही लॉजिक है कि आप वो कोल्ड ड्रिंक 10 रुपीज का ही कंसिडर करते हैं, यू डोंट कंसिडर दैट कोल्ड ड्रिंक टू बी 15 रुपीज. सेम चीज यहां पे भी लागू होगा. मेरे को मेरी किताबें जो आई है उसके लिए पैकेजिंग आइटम्स आया, मान लो कार्टन में आई है. अब वो कार्टन जैसे ही आया, मेरे पास ऑप्शन है कि अभी की अभी किताबें इसमें से निकलवा दूं और कार्टन वापस भेज दूं. तो वो कार्टन भेज दूंगा ना, तो मेरे को ये 3,000 रुपीज का चार्ज नहीं लगेगा. और सर अगर नहीं भेजोगे तब क्या होगा, नहीं भेजूंगा तो वो कार्टन मेरा हो गया, मेरा हो गया तो वो खर्चा भी मेरा हो गया. मेरे लिए रिटर्नेबल है. मेरे को ऑब्वियसली बिजनेस में फालतू का खर्चा चाहिए नहीं, काय को मैं रखूं अपने घर पे कार्टन. मैं जब किताब भेजता हूं तो एक बार मैं थोड़ी ना 500 किताब भेजूंगा. मैं तो एक एक बुक भेजूंगा एक एक बच्चे को. तो वो तो हमारी अलग से बैग में जाएगी ना. दैट वोंट बी सेट इन अ बॉक्स, बड़ा बॉक्स में तो नहीं जाएगा. तो वो कार्टन में वो किस लिए रखना है. मैं बोला भाई रिटर्न करेंगे. तो अगर कोई खर्चा रिटर्नेबल है तो वो जाहिर सी बात है उसको इंक्लूड नहीं करना है. क्लियर. तो अब देखो बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है. मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से खर्चे को गिनना ही पड़ेगा और कौन कौन से खर्चे को नहीं गिनना है. 1,50,000 को क्या गिनना है, यस गिनना है, ठीक है. फिर कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड 2,000 क्या गिनना है, हाँ एकदम गिनना है. कैरेज इनवर्ड के पास ऑप्शन नहीं हुई है अपने पास, वो अपना लगेगा ही. पैकेजिंग आइटम 3,000 रुपए, क्या ये अपना लग रहा है पैसा, नहीं लग तो रहा है लेकिन बाद में रिटर्न हो जाएगा, और हम मान रहे हैं कि हम रिटर्न करेंगे, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. फिर जीएसटी आता है, जीएसटी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी. हम ये जीएसटी भले ही पे कर रहे हैं अभी इस बिल के साथ में, लेकिन हम जब अपना 3B भरेंगे तो उस समय हमको ये, अब 3B क्या होता है, एक फॉर्म होता है, बस ऐसे ही समझ लो. देयर इज अ फॉर्म जिसमें आपको पैसे भरने हैं उस फॉर्म में, ठीक है, कि आप बताओ तुम्हारा जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ या जीएसटी तुमने कितने रुपए पेबल है तुम्हारा. तो उस समय अगर तुम्हारा कोई भी इनपुट होता है जिसके लिए तुमने पैसे पहले ही पैसे भर रखे हैं, माइनस हो जाता है उसमें से. तो ये 27,000 रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे उसमें, तो मेरे को इसका टेंशन नहीं है. तो ये 27,000 भी माइनस, ठीक है. सो नाउ व्हाट डू वी हैव ओनली टू कॉस्ट जिसको हमको जोड़ने का है. तो हमारा रॉ मटेरियल परचेज का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 1,50,000 प्लस 2,000 एंड द टोटल विल बी 1,52,000. यहीं पे इसका आंसर कर दिया मैंने. अवर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज विल बी 1,50,000 प्लस 2,000 यानी 1,52,000. क्लियर क्या, डन. प्लीज इसको ऑब्जर्व करें.
हाँ जी, ऑब्जर्व किया। ये सर ऑब्जर्व किया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज हमको 1,52,000 समझ में आ गया। सर इनपुट अवेलेबल नहीं होता तो क्या ऐड करते क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर मेरे को अभी ये जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा होता तो मैं भी इसको अपना खर्चा गिनता, एकदम गिनता, क्योंकि टैक्स लग गया भैया, मैं क्या करूं? तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इंक्लूडेड। अब इसमें ना ये ऑब्वियसली यहां बात खत्म नहीं होती। देखो मैंने ऊपर क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था दैट दिस इज अ सिलेक्टिव लिस्ट। तो मैंने बहुत नियम, छोटे मोटे आइटम आपको बताए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। डिमरेज चार्ज आ जाता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आ जाते हैं, फ्रेट आ जाता है, और बहुत कुछ आता है, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम्स आ जाते हैं। तो हमने उन सब चीजों को ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं किया है। आई डोंट वांट टू मेक दिस एंटायर कॉन्सेप्ट वेरी कॉम्प्लेक्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इसलिए वो बहुत ज्यादा चीज आपके सामने नहीं लेके आया। बस इतना समझाया भैया जीएसटी तुमको मिल रहा है ना, वापस मिल रहा है तो इसको खर्चा मत गिनो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी हमको मिल रहा था, हमने इसको खर्चा नहीं गिना। लास्ट में अब हम ऑब्वियसली कैलकुलेट करेंगे हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ रहा है दोस्तों, और मेरे को ऑलरेडी इसका रिजल्ट बताया गया, 1,40,000 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। सो इट इज 1,52,000, बहुत बढ़िया, प्लस 48,000। क्यों सर, कैसे कैसे कैसे? फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है 60,000, तो ये रिजल्ट आ रहा है 1,40,000 का। एकदम सही, बहुत बढ़िया। द आंसर इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। 1,40,000 हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। फॉर्मूला हमने लगाया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड इससे हमारा जो मटेरियल का खर्चा है वो हमारे सामने आ गया है। बोलो जी, डन क्या? चीजें समझ में आ रही? चलो, सिंस दिस इज डन, अब हम दूसरे चीज में जाते हैं भैया। अब हमको समझना है लेबर वाला बात। डायरेक्ट वेजेस कैसे चार्ज किया जाता है ऑन पर यूनिट बेसिस। हम डायरेक्ट वेज को कैसे चार्ज करते हैं ऑन पर यूनिट बेसिस, इसको अब हमको समझना है। पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इज इक्वल टू, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इज इक्वल टू wages paid plus wages outstanding divided by units produced। हम यहां फॉर्मूला लगा रहे हैं दोस्तों, wages paid plus wages outstanding divided by units produced। और वेजेस पेड में क्या क्या आता है? वेजेस पेड में आता है आपका बेसिक वेजेस प्लस डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। ये आप टैक्स क्लास के लिए बचा के रखिए इस कॉन्सेप्ट को। व्हाट इज डियरनेस अलाउंस आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आप कोई बोनस दे रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहां आ जाएगी। ओवर टाइम प्रीमियम, बेसिकली वेजेस के अंदर लेबर को दिया हुआ हर पैसा इंक्लूडेड होगा, अगर वो लेजिटिमेट है तो ऑब्वियसली। और हम उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। एक एग्जांपल लिखिए प्लीज। एग्जांपल, प्रोडक्शन का टारगेट एक बनाया गया,
वो था 1000 यूनिट्स इन 10 आवर्स। प्रोडक्शन का टारगेट बनाया गया 1000 यूनिट्स इन 10 आवर्स। प्रोडक्शन अचीव हुई 1000 यूनिट्स। अरे भैया जो टारगेट बनाया गया तो वो अचीव हो गया, पर ये अचीव हो गया 8 आवर्स में ही। प्रोडक्शन अचीव्ड इज 1000 यूनिट्स बट दिस हैज बीन अचीव्ड इन ओनली 8 आवर्स। मतलब कहानी क्या समझो, हमने मान लो हफ्ते भर का प्रोडक्शन डिसाइड किया, या हफ्ते का भी नहीं है, ये तो दिन का ही है। दिन की शुरुआत में मैंने अपने एम्प्लॉइज को जाके बोला, अपने वर्कर्स को जाके बोला कि सुन लो सब लोग, हम लोग को आज के डे एंड तक 10 आवर्स की ड्यूटी के अंदर अंदर हमको 1000 यूनिट्स बनाना है। सारे वर्कर्स को मैंने बोला जोश में आ जाओ, तेजी से काम करो। सारे वर्कर्स इतने जोश में आ गए, इतनी तेजी से काम किया कि 8 आवर्स में काम कंप्लीट। क्या बात है सर। ऐसा नहीं है 2 घंटे का बाद में हमने उसको छुट्टी दे दिया है, हमने छुट्टी उट्टी किसी को नहीं दी। 8 आवर्स में टारगेट अचीव हो गया तो नेक्स्ट टारगेट दे दिया उन लोग को, पर काम 8 आवर्स में कंप्लीट हो गया था, 1000 यूनिट्स रेडी हो गया था। ठीक है, अच्छी बात है। हमारी वेज रेट है मान लो 2000 रुपीज पर आवर। हमारी वेज रेट है मान लो 2000 रुपीज पर आवर। हमारे यहां बोनस का भी सिस्टम है। जितना भी समय बचाया जाए उसके लिए भी हम 1000 रुपीज करके अपने लेबर्स को देंगे। ये टोटल वैल्यू है 2000 रुपए, मतलब जितने वर्कर्स है सब में बटेगा। ठीक है, सो 2000 रुपीज पर आवर इज फॉर द एंटायर लेबर फोर्स। और उनको यह भी बोला हुआ है कि अगर तुम लोग समय बचाएगा तो समय बचाने का 1000 करके मैं बोनस बांटूंगा। अब यहां कितना बांटना पड़ेगा वो हम देख लेंगे। कैलकुलेट करना है नंबर 1 बेसिक वेजेस फॉर 8 आवर्स वर्क। जो 8 घंटे आपके लेबर्स काम किए हैं उसके लिए आपने बेसिक वेज कितना देना है वो बताइए। नंबर 2 बोनस भी बताइए, और बोनस के साथ में टोटल वेजेस भी साथ साथ लगे हाथों। एंड लास्ट में कैलकुलेट करिए वेज पर यूनिट, जो कि आसान होगा कैलकुलेट करना। सोच समझ के जवाब दीजिए, बहुत बेसिक सा सवाल है, कॉमन सेंस से बनता है पूरा कॉस्ट। अपना ये जो पूरा पेपर है कॉमन सेंस सबसे ऊपर है। अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। जो थोड़े से सीजन्ड बच्चे हैं ना, जो फिर भी मान लो इस क्लास को देख रहे होंगे या ऐसे ही देख लिए होंगे, अरे चल रहा है क्लास तो देख लेते हैं, उनको पता है कि अनजाने में मैं यहां हेल से मेथड डिस्कस कर रहा हूं। कौन सा मेथड डिस्कस कर रहा हूं? हेल से मेथड। पर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसका। क्यों? फालतू में काहे को कॉम्प्लेक्स करने का। मैं बेसिक क्लास में किसी कॉन्सेप्ट का नाम ले लूं, किसी मॉडल का नाम ले लूं, आपको परेशान कर दूं, ऐसी नियति नहीं है अपनी। इजी सा समझा दिया कि सवाल क्या है और उसको बनाने के लिए बोल रहा हूं। बन गया ना, तो तुम बस ये जान लेना कि एक मेथड है ऐसा इन द चैप्टर लेबर, जिसको आप सीख रहे हो अनजाने में बिना नाम लिए। अच्छा सर बन जाएगा हमसे? एकदम बन जाएगा, बुद्धि लगाओ। जैसे देखो मैं बुद्धि लगाने के लिए बोलता हूं, हमने टारगेट जितना दिया वो अचीव हुआ ना, तो हमको उसका टेंशन नहीं करना। हमने जो टाइम इनको बोला था कि इतनी देर में कर देना, ये हमने इनके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया था। क्या किया था? स्टैंडर्ड।
लेकिन इन्होंने इस काम को कंप्लीट किया एक्चुअल में 8 ही घंटे में। काम जितनी देर एक्चुअल में किया जाए उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और ये मैं एकदम नहीं कह रहा कि 2 घंटा बैठा के रखेंगे, 2 घंटा कोई और काम होगा, पर वो इस बैच से कनेक्टेड नहीं है। अभी हमने 1000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आगे 2 घंटे के बाद क्या काम होगा वो देखा जाएगा। पर अभी जब ये 1000 यूनिट्स की बात हो रही है, ये सिर्फ 8 घंटे में पॉसिबल हुआ, यानी एक्चुअल में ये 8 आवर्स में बन गया। हम जब वेजेस देते हैं तो वेजेस हमेशा देते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्कड। और इस चीज को मैंने यहां समझाया भी है कि अगर कोई 8 घंटे आपके लिए काम किया है वर्कर लोग, और आप उसको 2000 रुपीज करके पर आवर पैसे दे रहे हैं, तो बताओ 8 घंटे का कितना हुआ। आई थिंक इट इज फेयरली इजी, एंड कोई ना कोई कमेंट में बोल देगा तो वो आ जाएगा। फिर अपने यहां पे टोटल कितना बोनस दे रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। बोनस है आर सेव्ड के हिसाब से। तो भैया स्टैंडर्ड तय हुआ था 10 घंटे, 8 घंटे में काम हुआ, तो टोटल टाइम सेव्ड है 2 आवर्स का, तो उसका कितना बोनस बनता है वो भी कैलकुलेट करना है। एंड फिर टोटल वेजेस होगा बेसिक प्लस बोनस, वो कैलकुलेट करना है। और लास्ट में तो वेज पर यूनिट। तो अब ये होगा कैसे, सिंपल है। बेसिक वेजेस की जहां तक बात है वो होगा 2000, मैं 1000 को 2 के लिख रहा हूं, इंटू 8 आवर्स, यानी बेसिक वेजेस होगा 16,000 रुपए। 16,000 will be my basic wages. I am paying 2,000 rupees per hour for 8 hours of work. 16,000 is what I pay. अंकिता ने जवाब दिया है बेसिक वेजेस 16,000, बोनस 2,000, 18,000 टोटल वेज। सर क्या इतना स्लो चल रहे हो? एकदम सही बात है, एकदम सही बोल रही है कि सर ये 16,000 आ गया। बोनस के लिए ये बोल रही है 1,000 रुपए घंटा, 1,000 रुपीज पर आवर, और टोटल कितना 2 घंटा बचा। सो इट विल बी 1,000 into 2, so this will be 2,000, and total wages कितना होगा 16,000 plus 2,000, यानी कि 18,000। बहुत सही, अपना टोटल वेजेस पेड होगा 18,000। अब बात आती है वेज पर यूनिट कैसे आएगा, तो जो नाम वही काम, जैसे नाम वैसे दर्शन। भैया वेज आप ऊपर ले लो, तो वेज है मेरा 18,000, ऊपर ले लिया, इसको डिवाइड करेंगे बाय यूनिट्स, तो यूनिट्स है मेरे 1000, तो इसको हम डिवाइड कर दिए 1000 से, तो ये आ गया 18 रुपीज पर यूनिट। ये आ गया 18 रुपीज पर यूनिट। देखो समझ में आ गया, हो गई ना क्लैरिटी, आइडिया लग गया ना साहब। यानी मैं अगर कोई भी चीज की प्रोडक्शन करूंगा तो प्रोडक्शन करते वक्त सब चीज नोट होती है साहब, कितना देर काम हुआ, क्या हुआ, किस चीज के कितने पैसे लगे वगैरह वगैरह, सब चीज नोट होता है। एक बिजनेसमैन हर चीज नोट करता है, और नोट करने के बाद में वो उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करता है पर बैच। अब कई लोग बोलेंगे सर पर बैच समझ में नहीं आया, रिलेट करवाऊंगा, ऐसा एग्जांपल दूंगा कि चुभेगा भी बहुत। ऐसा हुआ है ना कभी आपके साथ? अरे हुआ है साहब, हुआ है। पापा ने डांट लगाई है इस बात पे कि एक मेडिसिन लेने भेजा था जो आप 150 रुपीज दे करके लेके आए हो, और पापा आपको कब से इस बात के लिए डांट रहे हैं कि हम तो लेके आते थे तो 135 में आता था, तुमको क्या भेजा, तुमने तो 150 में लेकर के आए हो, देखो इस पे छापा भी चेंज हो गया है। हुआ है आपके साथ? हुआ है ना? पता है मुझे, मेरे साथ भी हुआ है। अब पापा लोगों को कौन समझाए कि पापा आप जब लेकर के आए आज से 1-1.5 महीने पहले, उस समय जिस भी दुकान से आप लेकर के आए उसमें जिस बैच में वो बना था, उस बैच में खर्चा आया था मान लो 135 के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हुआ 135। पर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और इस वजह से फैक्ट्री में अब खर्चे बढ़ गए हैं। फैक्ट्री में खर्चे बढ़ गए तो वो इस करंट बैच में कॉस्ट कम नहीं कर पाया, कॉस्ट बढ़ गया, और सेलिंग प्राइस भी उसकी वजह से शूट अप कर गया। यानी एक स्ट्रिप ऑफ मेडिसिन पे 135 रुपीज लिखा हुआ है और एक पे 150 लिखा हुआ है, तो आज तक ना आप यही समझते थे ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। अब आपको कॉस्ट की क्लास याद आ जाएगी कि पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है भाई? और उससे पहचान हो जाती है, पता है, पुराना वाला जो होता है ना मेडिसिन, जिसमें एक्सपायरी पुरानी होती है, मतलब जल्दी आ जाएगी एक्सपायरी, वो वाला सस्ता ही मिलेगा, और जिसकी एक्सपायरी आगे की होगी वो महंगा मिलेगा। क्यों? इन्फ्लेशन। जो लेटेस्ट बन के आएगा ना उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा, और कॉस्ट ज्यादा आएगा तो प्राइस भी ज्यादा होने का चांस है। समझ में आ रही?
तो पर बैच पे आप डिटरमाइन करोगे अपने खर्चे को, और उस प्रोसेस में देखो वेजेस कैसे डिटरमाइन होती है, अब पता चल गया। हम दवाई जो बना रहे हैं उस दवाई में पर टैबलेट हमको लेबर का खर्चा कितना गिनना है, ऐसे निकल सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज वेल एज वेजेस। फाइनल चीज सीखनी है वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कैसे होता है भैया, आओ जी ओवरहेड्स भी सिखाता हूं आपको। नंबर थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट टुडे, बहुत गजब की एक लड़ाई है ये ओवरहेड्स के केस में। अब समझना प्लीज। हाँ, ओवरहेड्स को हिंदी में अगर समझाऊं तो ये ऊपर के खर्चे हैं। ऊपर के खर्चों का ना एक अनुमान हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुमान। अनुमान का मतलब होता है एस्टिमेट, पर ये एक्चुअल में कितना लगा ये हमको पता नहीं चलता है। प्रॉब्लम ये है। मतलब सर, मतलब हम वेट नहीं करते लास्ट में कि हमारा ओवरहेड का खर्चा क्या आ रहा है। हम ईयर के बिगनिंग में एक अंदाजा कर लेते हैं कि हमारा ओवरहेड कॉस्ट क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको कितने यूनिट्स पे कितने रुपए चार्ज करने चाहिए। ईयर के एंड में फिगर से मैच करके हम देखते हैं कि वो फिगर का अब करना क्या है। ये मटेरियल और लेबर से बहुत अलग है। मटेरियल और लेबर में ऐसा होता है कि जितने का मटेरियल लगा, जितने का लेबर लगा, हम एग्जैक्टली उतना ही चार्ज कर देते हैं। बट इन केस ऑफ ओवरहेड्स ये बहुत डिफरेंट होता है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, समझाओ। तो यार बहुत ईजी है समझाना। मेरी क्लास है, मेरी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब वो मेरे पास बच्चा एनरोल कर रहा है ना, उस समय मेरे हाथ में मेरा मटेरियल है, मेरे हाथ में मेरी किताब है, मुझे पता है कि वो किताब कितने रुपए की पड़ी। सिमिलरली मान लो मैं खुद नहीं पढ़ा रहा, कोई फैकल्टी पढ़ा रहा और मैं उस फैकल्टी को पे कर रहा हूं। मान लो मैं एड्यूटर्स का ओनर हूं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम किसी फैकल्टी को हायर किए टू टीच सर्टेन सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट पढ़ाने का मैं उस फैकल्टी को कितने रुपए दे रहा हूं वो भी मुझे पता है। मान लो मटेरियल है 300 रुपीज पर स्टूडेंट, और टीचर को मुझे देना है मान लो 2000 रुपीज पर स्टूडेंट। तो ये दोनों खर्चे मुझे मालूम है, मैं एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकता हूं कि ये खर्चा क्या होगा। ओवरहेड्स ऐसे नहीं चलता। ओवरहेड्स में आपका बैच चलेगा 6 महीने, मेरे को क्या मालूम कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। हाँ, मैं एक अंदाज लगा सकता हूं, पर एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करूं? ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपको जब मैं कोर्स में एनरोल कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं सुनो तुमसे 2300 रुपीज हमने ले लिया है, अब हर महीना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, हम उसके हिसाब से तुमसे और पैसे लेते रहेंगे। ऐसा होता है क्या कहीं? नहीं सर, उसका अंदाज लगाओ यार, ऐसा थोड़ी ना होता। सही बात है, तो उसका एक अंदाज लगाना है। अब इसमें कई सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, इसमें सारे ऊपर के जो खर्चे हैं उन सब को आपको बंडल अप करना है, और बंडल अप करके कोई ना कोई तौर तरीके से आपको अपने फाइनली जो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हमारे केस में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे चार्ज करना है। सर ये कैसे होगा? सिंपल है, मैं लिखाता हूं आपको। लिखो आप, overheads are charged to cost objects not as per incurrence but as per एब्जॉर्प्शन। समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो। ओवरहेड्स आर चार्ज्ड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लिखते जाओ। अभी के लिए मैं यूनिट्स की भाषा समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरहेड्स को चार्ज किया जाता है आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे, नॉट एज पर इनकरेंस, यानी खर्चा कितना हुआ उसके हिसाब से नहीं होता है, एज पर एब्जॉर्प्शन होता है।
ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का तरीका है। एब्जॉर्प्शन की 3 बेसिस है, या 2 लिख लो पहले। एक बेसिस हो गया ट्रेडिशनल, एक हो गया मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हो गया एज पर लेबर आवर्स, और यहां हो गया एज पर मशीन आवर्स। और मॉडर्न जो तरीका है उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पेपर में है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला जो हिस्सा है वो हमको यहां नहीं पढ़ना, वो है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले टॉपिक में या सब्जेक्ट में। तो मैं समझा देता हूं एब्जॉर्प्शन करने का जो एकदम पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, अपने को वही समझना है। और ट्रेडिशनली पहले कैसे कैटेगराइज करते थे इंडस्ट्रीज को? हम कैटेगराइज करते थे 2 हिसाब से, ईदर द इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव या फिर द इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। आप खुद सोचिए, ऐसे ही होता था भाई। आप समझो समझो समझो, सारी चीज समझो। आपका या तो इंडस्ट्री को माना जाता था लेबर इंटेंसिव या तो माना जाता था कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हमेशा मशीन कितनी देर चली उसके बेसिस पे चार्ज लगाया जाता है, और लेबर इंटेंसिव में लेबर कितनी देर काम किया उस हिसाब से चार्ज लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स कई हो सकते हैं, पर अपनी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेता हूं, एकदम बात ही खत्म हो जाएगी। हमारी इंडस्ट्री में आपको जो चार्ज किया जाता है खर्चा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा ही क्या है? लेबर। हमारा पूरा बिजनेस लेबर पे डिपेंडेंट है। तो हम अगर लेबर कर रहे हैं तभी ये पूरा बिजनेस रन कर रहा है। जाहिर सी बात है, बिजनेस लेबर ओरिएंटेड होने की वजह से जितने भी ऊपर के भी खर्चे हैं ना, उसको हमको लेबर आवर्स के हिसाब से ही बांटना चाहिए। तो वो बढ़ सकता है, पॉसिबल है। कैसे बढ़ेगा मैं नंबर्स में समझा दूंगा। पर अगर यही मशीन ओरिएंटेड होता तो क्या हम मशीन आवर्स के हिसाब से बांट देते? द आंसर वुड हैव बीन यस, मशीन आवर्स के हिसाब से बांटते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में आपको क्या लगता है, मशीन का योगदान ज्यादा है या फिर कोई इंसान है जो बैठ करके पानी बाल्टी बाल्टी भर रहा है, फिर उसके मतलब पानी भर रहा है, सोडा बना रहा है उसको, तो सोडा बनाने के लिए मशीन को ऐसे ऐसे कर रहा है। पहले मैनुअल मशीन आती थी, उसमें ऐसे ऐसे जोर से घुमाते थे, कार्बन मिक्स करते थे, मतलब CO2 मिक्स करते थे, तो सोडा बनता था। और उसके बाद में वो उसमें फ्लेवर ऐड कर रहा है, कोला का फ्लेवर ऐड कर रहा है, हाथ से ऐसे ऐसे चम्मच डाल के हिला रहा है। ऐसा ऐसा होता है क्या कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में? सर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है उसमें पानी आया अपने आप, पानी से सोडा कब बना पता नहीं चला। उसमें कोला का एकदम सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड तरीका है, कितने पानी में कितना कोला का फ्लेवर जाएगा, फ्लेवर मिक्स हुआ, वही ऑटोमेटिक वहां से उठा, बॉटल में डाला, बॉटल बंद भी हो गया और धड़ाम से पैक भी हो गया। तो सर आदमी लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? वो लोग वहां पे सिर्फ ओवरसी कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ वहां पे खड़े हैं कि भाई मशीन कुछ और ना कर दे, ठीक है? तो मशीन की देखरेख के लिए है, पर उनका बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ऐसी इतनी बड़ी फैक्ट्री चलने में लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लग रहा है रेंट, लग रहा है दुनिया भर का सुपरविजन कॉस्ट। वो खर्चे जब कोल्ड ड्रिंक पे बांटे जाएंगे तो कैसे बांटे जाएंगे? इट विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मशीन्स रनिंग। मतलब उसका मैं सीधा हिसाब समझाता हूं। अगर मान लो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक है जिसको बनाने के लिए मशीन ज्यादा देर चल रही है, तो उसका प्राइस भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मशीन का ही सारा काम है। तो जिसमें मशीन ज्यादा लग गई उसमें प्राइस ज्यादा आएगा। बात क्लियर हुई? क्लियर है एकदम पक्का? एक कोई प्रोडक्ट है जिसको बनाने में डबल एफर्ट लग रहा है, तो डबल एफर्ट लग रहा है, डबल मशीन आर लग रहा है,
तो डबल ही उसका खर्चा भी आएगा। तो इनको चार्ज करने के तरीके होते हैं, हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एज फॉलोज। इधर प्रॉब्लम बस ये होती है कि आप जब एब्जॉर्प्शन करने जा रहे हैं तो आप ओवर एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं और आप अंडर एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। जब आपने एब्जॉर्प्शन जो किया वो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट से ज्यादा कर दिया तो उसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। एंड जब आपने एब्जॉर्प्शन किया लेकिन एक्चुअल ओवरहेड से आपने कम कर दिया चार्ज तो उसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। दोनों ही चीजों की ट्रीटमेंट होती है किसी ना किसी तरीके से, बेसिक में उसके बारे में बात नहीं कर सकते, बस आगे जाके ट्रीटमेंट होगी इसकी, तो वो क्या होगी कैसे होगी समझेंगे। पर ये होना एकदम पॉसिबल है। ये मटेरियल के केस में नहीं होता, लेबर के केस में नहीं होता, लेकिन ओवरहेड्स में होगा। अब सर कैसे होगा समझाओ जरा। तो देखो यार एकदम बेसिक समझा रहा हूं। आप जब कोर्स एनरोल किए तो कोर्स एनरोलमेंट के टाइम पे मैंने ऐसे अंदाज लगाया कि एक एक बच्चे से 500 रुपए करके ले लो। सर कैसे अंदाजा किया, ऐसे ही कर लिया यार, ऐसे ही कर लिया, कोई तरीका नहीं लगाया। मैंने हिसाब लगाया कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा और जो मेरा रेंट आएगा, सैलरी आएगा, सब मिला करके हाँ हो जाएगा इतने में। मान लो मेरे पास में 1000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, तो मैंने 1000 स्टूडेंट्स का 500 रुपीज करके 5 लाख रुपीज रिसीव कर लिया। 6 महीने बैच चला या 3, 3.5, 4 महीने जो भी। बैच कंप्लीट होने के बाद में मैंने कलेक्शन कितना किया था, 500 रुपीज पर स्टूडेंट इंटू 1000 स्टूडेंट्स, तो मैंने 5 लाख रुपए एब्जॉर्ब किए थे, यानी कि आप लोगों से वसूल लिए थे। जब एक्चुअल बिल आए तो आई फाउंड आउट कि मेरे बिल आए हैं 7 लाख रुपीज का। मतलब मेरा सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट सबको जोड़ लिया, टोटल खर्चा हुआ 7 लाख रुपए का। अब क्या किया जाए इस 2 लाख रुपए का, इसे हम कहेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। यानी मैंने एब्जॉर्प्शन कितने का किया, मैंने एब्जॉर्प्शन किया 5 लाख रुपीस का, मेरा एक्चुअल बिल कितने का आ गया 7 लाख का, इसे हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। सर अंडर एब्जॉर्प्शन जब जब होगा तो उस समय उसके ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक रिपोर्ट बनाएगा, किसका कसूर है ये आइडेंटिफाई किया जाएगा, जाहिर सी बात है एक्शंस लिए जाएंगे। ये सेम काम ओवर एब्जॉर्प्शन में भी होगा। अगर जितना आपको करना चाहिए था उससे ज्यादा आपने वसूल लिया, मान लो मेरा खर्चा 5 लाख ही आया लेकिन मैंने वसूल लिया 7 लाख, तो ये भी तो ज्यादती है ना। मैं अपने कोर्स को जबरदस्ती एक्सपेंसिव बना दिया। तो दोनों ही चीजों पे रिपोर्ट बनेगी और अगले साल सुटेबल एक्शन लिया जाएगा या अगले बैच में सुटेबल एक्शन लिया जाएगा। अगर हमारी लर्निंग से हमको समझ में आ गया कि 500 रुपीज पर स्टूडेंट इज नॉट एनफ, वी नीड टू एब्जॉर्ब 700 रुपीज पर स्टूडेंट, तो हम ज्यादा वसूलेंगे। और हमको फील हुआ कि नहीं 500 ज्यादा हो रहा है, हमको 300 ही लेना चाहिए, तो अगले टर्म पे 300 लेंगे। ये सारा का सारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट बैठ के बाद में सोचेगा इसके बारे में, पर शुरुआत में हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। इसका तरीका एकदम सिंपल है, आप खर्चों को एक बार अपने अंदाजे से एब्जॉर्प्शन कर लो, फिर जो लगेगा उसका आप बाद में सोच लेंगे। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है एक बार वो सीख लेते हैं, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। लिखो आप प्लीज एग्जाम्पल। बजटेड क्वांटिटी नहीं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। बजटेड का मतलब होता है साल के बिगिनिंग का ये फिगर है, साल शुरू नहीं हुआ, दिस इज नॉट द एक्चुअल फिगर, ये साल के बिगिनिंग का फिगर है। तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 10 लाख। नेक्स्ट है बजटेड लेबर आवर्स। इसका मतलब भी क्या है,
साल शुरू होने से पहले हमने जब अपना बजट बनाया तो हमको ऐसा लग रहा था उस समय कि हमारा साल भर का खर्चा आएगा 10 लाख रुपीज का, और लेबर्स जो हैं वो टोटल काम करेंगे 1 लाख आवर्स का। टोटल काम कितना देर का होगा? 1 लाख आवर्स का काम होगा। कैलकुलेट। कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। रुक जाओ, यहां खत्म नहीं कर रहा हूं मैं। इफ 1 unit takes 10 labor hours, what should be the overhead absorbed per unit? बस दो ही। इनके सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए कि नीचे? इनके सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिएगी नीचे। तन क्या? तो हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना चाहेंगे। बहुत ही इजी है। एब्जॉर्प्शन होगा लेबर आवर के हिसाब से। तो उसके लिए हम तरीका, एक्चुअल में कोई फॉर्मूला लगा नहीं रहा हूं मैं अभी, बस जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है वो हम यूज कर रहे हैं। देखो, जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है ना, वो तय होती है साल के बिगनिंग में। आपके ऑपरेशन शुरू होने से पहले पता चल जाता है कि किस रेट पे आपको ओवरहेड एब्जॉर्ब करना है। तो आपको टोटल 10 लाख रुपीज को एब्जॉर्ब करने का था, और वो एब्जॉर्प्शन आप लेबर आवर्स के हिसाब से करने वाले थे। तो लेबर आवर्स थे 1 लाख। तो आपने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर मेरा लेबर काम किया किसी के लिए भी, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो 10 रुपीज पर आर करके मैं ऊपर के खर्चे वसूलूंगा। इसमें लेबर का कॉस्ट नहीं है। आप समझो, अब मैकेनिक का खर्चा सोच लो। मैकेनिक का खर्चा कैसे डिसाइड होता है? मैकेनिक का खर्चा ऐसे डिसाइड होता है कि भाई मैकेनिक जितनी देर का घंटे का पगार लेगा वो तो लेगा, पर मैकेनिक के ऊपर में ये पूरा वर्कशॉप डिपेंडेंट है। तो उस वर्कशॉप का जो भी ऊपर का खर्चा है, वो मैकेनिक वेजेस लेता, वो सही बात है, पर वो मैकेनिक के लिए पूरे वर्कशॉप का रेंट भी भरा जा रहा है, क्योंकि वो सारे मैकेनिक मिलकर के वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। तो वो रेंट को भी वसूलना तो पड़ेगा हमको। वो वसूलने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया गया कि जितनी देर मैकेनिक काम करेगा हम 10 रुपीज पर आर करके और ऊपर से चार्ज करेंगे। तो मैकेनिक का खर्चा मान लो 50 रुपीज पर आर, और अगर उसने 1 घंटे काम किया तो हम 50 रुपीज वेजेस के नाम पे लेंगे और 10 रुपीज ओवरहेड्स के नाम पे भी लेंगे। ये बात एकदम तय है कि मैकेनिक 50 आवर्स जो 50 रुपीज पर आवर ले रहा है वो एग्जैक्ट उसका वही खर्चा है, तो वहां टेंशन नहीं है। पर जो हम ओवरहेड्स वसूल रहे हैं वो गारंटी नहीं है भैया। अभी बस वसूलने का काम कर लो, बाद में जब पूरा साल बीतेगा, ईयर कंप्लीट होगा, तब हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा हमारे ऊपर के खर्चों का टोटल क्या था। वो आगे का टेंशन है। तो एब्जॉर्प्शन रेट आया ₹10 पर आवर, एंड जाहिर सी बात है हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो वो होगा 10 लेबर आवर्स लग रहे हैं, और हमारी जो रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, वो हम यूज करेंगे। सो इट विल बी 10 इंटू 10। बढ़िया, 10 इंटू 10, यानी हम पर यूनिट पे 100 रुपए का ओवरहेड वसूल रहे होंगे।
on per unit basis we will be वसूलीफाइंग 100 रुपीज। कैसे आएंगे? बहुत सिंपल है सर, हमारा एब्जॉर्प्शन का तरीका या तो लेबर के थ्रू निकलता है या तो मशीन के थ्रू निकलता है। इस एग्जांपल में आपने बोला लेबर के थ्रू निकलना है, तो हमारा लेबर ले रहा है साल भर, मतलब हमारा ओवरहेड का खर्चा ऐसा अनुमान है, हमको एस्टिमेट है कि 10 लाख रुपीज आएगा खर्चा, और हमको यह भी लगता है कि हमारा लेबर 1 लाख आवर्स टोटल काम करेगा। तो हमने लेबर को बोल दिया, ए लेबर तुम जो भी खर्चा है तेरा वो तो हम लेंगे ही, और 10 रुपीज करके हम तुम्हारे ऊपर ओवरहेड का भी कॉस्ट वसूलेंगे। ठीक बात है। वो लेबर किसी यूनिट को बना रहा है, उस यूनिट को बनाने में उसको 10 आवर्स लग गया, तो जाहिर सी बात है वो यूनिट पे हम जो भी लेबर कॉस्ट है वो तो लेंगे जैसे हम लेते हैं। वो मैंने ऊपर समझाया आपको एग्जांपल नंबर 2 में। मटेरियल का खर्चा कैसे लेंगे वो एग्जांपल नंबर 1 में समझाया। तो मटेरियल लेबर कैसे आएगा पता चल गया, पर ये ओवरहेड्स कैसे आएगा ये भी पता चल गया। तो हमने एक कहानी बनाई कि भैया लेबर जितनी देर भी काम करेगा 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से हम इसका चार्ज लगाएंगे। अब कोई यूनिट अगर 10 आवर्स में बन रहा है तो 10 इंटू 10 100 रुपीज पर यूनिट हम ओवरहेड का चार्ज उससे वसूलने वाले हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया, बच्चे जवाब दे रहे थे सर फर्स्ट वाले का आंसर है 10, सेकंड वाले का आंसर है 100, एकदम परफेक्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बेसिक्स क्लास नंबर 3 एज वेल। सो आज की क्लास यहीं पे हो जाती है ओवर। मजेदार मजा आया आज के क्लास में। हमने कॉस्ट शीट के अंदर के डेप्थ्स को डिस्कवर किया। वी फाउंड आउट कि मटेरियल कैसे निकलता है, लेबर कैसे निकलता है और ओवरहेड्स कैसे निकलता है। एंड एक सच्ची बात बताऊं मैं, मतलब अभी कॉस्ट पढ़ते हुए मेरे हिसाब से कितने हुए हैं? 3 घंटे हुए हैं आपको टोटल में। थर्ड बेसिक क्लास है, 1-1 घंटे की क्लास हो रही है लगभग। मैं यकीन के साथ बोल देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन का, ये कॉन्सेप्ट पहले 3 घंटे में कॉस्ट की दुनिया में कोई भी ना इंट्रोड्यूस करता है और ना कोई समझ पाता है। मैं आपको शुरुआत से ही एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि भाई कॉस्ट की दुनिया में एंड कहां होता है और एंड से पहले जो चीजें कैलकुलेट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। आई हैव गिवन यू दैट फ्लेवर। और मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको चीजें एकदम से याद हो गई हैं, आपको सब समझ में आ गया है, पर आपको एक फर्क समझ में आ गया कि ये ओवरहेड्स हमारी टीम का नहीं है, ये कुछ अलग आइटम है भाई। डायरेक्ट मटेरियल जैसा है वैसे ही डायरेक्ट वेजेस है, दोनों के नाम के आगे डायरेक्ट भी है, वो समझ में आ रहा है। पर ये ओवरहेड्स का कुछ लफड़ा है। इसमें क्या आप करते हो? खिचड़ी पकाते हो, कुछ तो करते हो, कुछ तो करते हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपके साथ रह गया तो यार ये तो मुझे पूरे चैप्टर में सिखाना आपको। जब हम ओवरहेड्स चैप्टर खोलेंगे तो इन सारी चीजों को डिस्कवर करेंगे, इनके ऊपर बात करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे। आप कहां जा रहे हैं, मैं कहां जा रहा हूं, सब कुछ चर्चा में होगा। बट आज के बेसिक क्लास का मेजर फंडा यही था कि आप सीख जाएं कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में फर्क है। तो वो फर्क आई होप मैं इंट्रोड्यूस कर पाया। एंड विद दैट बीइंग सेड आज की बेसिक क्लास यहां पे होती है कंप्लीट। अपनी अगली बेसिक क्लास जो होगी उसमें हम लोग और फर्दर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर रहे होंगे। मजा आएगा एज यूजुअल। तो मिलेंगे अपने 4th बेसिक क्लास में बहुत जल्द। अभी के लिए एंजॉय योरसेल्व्स, बाय बाय।